जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। माई सेल्फ डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत, और आज मैं बात करने वाला हूँ NTSC एग्ज़ाम के बारे में, दैट इज़ नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले जब भी किसी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए। उससे पहले बात ये कि ये सेमिनार, ये जो डिस्कशन है, ये बेसिकली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो भी 8th से 9th क्लास में जा रहे हैं या 9th से 10th क्लास में जा रहे हैं, और साथ में उन सारे पेरेंट्स के लिए भी जिनके बच्चे 8th से 9th में जा रहे हैं या फिर 9th से 10th में जा रहे हैं। तो आप सभी को समझना है कि इस एग्जाम की तैयारी करना क्यों जरूरी है, क्यों करनी चाहिए। किसी भी एग्जाम या अपनी लाइफ में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग क्यों, एक बहुत ही ताकतवर, एक बहुत ही पावरफुल क्यों बहुत जरूरी होता है। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं कि व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर NTSC, व्हाई यू मस्ट प्रिपेयर फॉर NTSC, ये हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत बार स्टूडेंट्स का जो वाई होता है वो बहुत वीक होता है, और जब उनका वाई वीक होता है तो बीच में ही तैयारी करना बंद कर देते हैं। अच्छा, पेरेंट्स जो उनको वाई बोलते हैं कि तेरे को तैयारी क्यों करनी चाहिए, तो पेरेंट्स जो उनको वाई बताते हैं क्यों करनी चाहिए, वो क्यों बहुत वीक होता है। इसकी वजह से किसी भी एग्जाम की तैयारी आपको पता है कम से कम 1 साल की या फिर 2 साल की होती है, तो ज्यादातर स्टूडेंट बीच में ही क्विट कर देते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ के लगभग हर एक एक्शन से कनेक्टेड है। तो आपको सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग वाई यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, वाई यू वांट टू डू दिस और वाई यू वांट टू डू दैट। दिस और दैट कैन बी एनीथिंग, बट वाई मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। तो बहुत बार स्टूडेंट्स या जो पेरेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट को तैयारी इसलिए करवाना चालू कर देते हैं कि उसके साथ वाले इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। ये सबसे वीक वाई है। या फिर अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूं कि आप इस एग्जाम की तैयारी क्यों करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट कहता है कि हमारे पेरेंट्स ने कहा है, या हमारे बड़े भाई बहन ने भी इसकी तैयारी की थी, या हमारे टीचर ने कहा है। दिस इज वेरी वीक वाई। योर वाई मस्ट बी वेरी डीपली एम्बेडेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, and it should have a strong emotional connection. अगर आपका वाई आपके इमोशन से कनेक्टेड नहीं है, अगर आपका वाई आपके इमोशन से कनेक्टेड नहीं होगा, तो आपकी जिंदगी में वो कभी पावरफुल मोशन क्रिएट नहीं कर सकता। और जब तक आपके पास में पावरफुल मोशन नहीं होगा, आपका मोमेंटम नहीं होगा, तो आप अपनी जिंदगी में गोल तक पहुंच पाए, ऐसा होना थोड़ा कम प्रतीत होता है। और इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी जो है वो बीच में ही छोड़ देते हैं। वो बीच में ही जिस एंथुजियाज्म के साथ में तैयारी करना चालू हुए थे, उसका 10% एंथुजियाज्म के साथ वो तैयारी करते रहते हैं या फिर उसको खत्म कर देते हैं। तो यू मस्ट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल वाई। इट कैन बी ए चैलेंज, इट कैन बी ए चैलेंज, इट कैन बी एक्सीडेंट, it can be a rejection, or it can be a question on your existence. अगर इन चारों में से कोई एक आपके वाई के साथ में कनेक्टेड है, तो उसी केस में मैं आपसे कहूंगा कि आप तैयारी को लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में बहुत वीक वाई है तो आप तैयारी पहले ही क्विट कर देंगे। इट कैन बी ए चैलेंज, इट कैन बी ए चैलेंज, इट कैन बी एन एक्सीडेंट, इट कैन बी ए क्वेश्चन ऑन योर एग्जिस्टेंस, and it can be a rejection or whatever, but you must have very strong why. तो आज हम बात कर रहे हैं NTSC के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, 8th to 9th और 9th to 10th वाले स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ये सेमिनार है। तो सबसे पहले बात कि NTSC क्या है, इस एग्जाम की तैयारी आपको क्यों करनी चाहिए। फिलहाल मैंने NTSC को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज बेनिफिट्स एंड पर्क्स ऑफ NTSC, सेकेंड इज फैक्ट्स, पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट डेट्स। डेट्स की बात थोड़ी कमी करेंगे बिकॉज कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है इनमें। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड फाइनली वी हैव myths regarding NTSC.
So we are starting, first of all we are starting from the benefits and perks. देखिए, आपके वाई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको इस एग्जाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए, आपके वाई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट आपको कुछ एक बेनिफिट और पर्क्स इस एग्जाम के थ्रू देती है. दैट इज टू जस्ट टू स्ट्रॉन्ग योर वाई. ऑलराइट, तो सबसे पहला जो बेनिफिट पेरेंट्स को भी दिखता है और स्टूडेंट्स को भी दिखता है वो ये कि एनटीएससी क्रैक करने के बाद में, एनटीएससी क्रैक करने के बाद में आपको 1250 रुपए 1250 रुपीज पर मंथ एज इन आप कह सकते हैं कि आपकी पॉकेट मनी मिलते हैं. आपने अगर एग्जाम क्रैक किया है तो 1250 रुपए 11th और 12th में, और अप टू पीएचडी लेवल तक, अप टू पीएचडी लेवल तक 2000 रुपए आपको पर मंथ इंडियन गवर्नमेंट देती है, जस्ट टू मोटिवेट यू. ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट है. अच्छा, एनटीएससी का पूरा नाम क्या है? एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम. मतलब इंडियन गवर्नमेंट इस एग्जाम को क्रैक करने वाले स्टूडेंट्स को नेशनल टैलेंट मानती है. तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई रीजन नहीं हो सकता कि आपको गवर्नमेंट टैलेंट मानेगी. और सीधी सी बात है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप हिंदुस्तान के टैलेंट में शामिल हो जाते हैं. सो इफ यू आर अमंग द टैलेंट, नथिंग कैन बी इन ग्रेटर वाई देन दिस, आई थिंक सो. So NTSC is National Talent Search Exam. According to government, that you are the future of India. Those students who are going to crack NTSC and going to be NTSC scholar, they are asset of India and they will run India. They will be responsible behind the technology, behind the economy, behind the health, behind the engineering, behind the infrastructure, behind the business. They consider the talent. You will be the responsible behind the major sectors of India. So you are talent, you are asset, you are national asset. Government is saying this, I am not saying this. Once you crack NTSC. Second benefit is that NTSC एग्जाम जो है इससे आपको और भी बहुत सारी चीजों में बेनिफिट मिलता है. आजकल पेरेंट्स की बहुत शिकायत होती है कि हमारा बच्चा मोबाइल बहुत चलाता है, उस पर गेम खेलता है या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा रहता है. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो स्टूडेंट अपने आइडियल से कि वो जिंदगी में कहां पहुंचना चाहता है उनके साथ में कभी एक्सपोज नहीं हो पाता. और जब वो उनके साथ में एक्सपोज नहीं हो पाता तो वो अपने टाइम में कुछ ना कुछ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट या अपने आप को बिजी रखने के लिए इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है. तो एनटीएससी एग्जाम जब उसका एक गोल डिफाइन हो जाता है तो वो इन सब चीजों में उसके इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो 9th-10th क्लास में हैं, दे यूज्ड टू गो एट द वेरियस काइंड ऑफ मॉल्स एंड वेस्ट देयर टाइम एट द एक्टिविटीज. उन एक्टिविटीज पे टाइम वेस्ट करते हैं जो आप नहीं चाहते हैं. इट हैपेंस बिकॉज स्टूडेंट डोंट हैव एनीथिंग टू डू. They don't have any specific goal. They don't have any specific plan. So it's pretty important that when he prepared for NTSC, he has a crystal clear planning that I want to be this. So NTSC is a very good thing to find out your desire, that what you want to become, your goal. It becomes crystal clear once you do it. तो ये इसका एक और फायदा है. उसके अलावा इसका फायदा क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया दैट यू आर नेशनल टैलेंट. तो गवर्नमेंट की नजर में आप K-Sivan है. K-Sivan का नाम आपने सुना होगा, इज राइट नाउ इसरो चीफ. तो गवर्नमेंट की नजर में आप K-Sivan है, गवर्नमेंट की नजर में आप कलाम है. तो एनटीएससी भारत सरकार की तरफ से आपको एक छोटा सा सलाम है. तो बहुत सारे रीजंस मैं आपको बताया जा रहा हूं कि आपको एनटीएससी के एग्जाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, IIIT हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद जो है वो एनटीएससी स्कॉलर्स को डायरेक्ट एडमिशन देती है बिना जेई मेन के एग्जाम में अपेयर हुए. मतलब अगर आपने एनटीएससी क्रैक किया है तो आप IIIT हैदराबाद में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं बिना उसके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किए. उसके अलावा
ट्रिपल आईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली जो है वो आपके जेई मेन के स्कोर में 6 नंबर 6 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड करती है अगर आप एनटीएससी स्कॉलर है तो। अपार्ट फ्रॉम दिस, नयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी NTU, which is Asia's #1 university in Singapore, that is Nanyang Technological University, world ranking 11th। इसकी नजर में अगर आप एनटीएससी स्कॉलर हैं तो आपको एडमिशन के टाइम ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इफ यू आर एनटीएससी स्कॉलर यू विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस, सो इट इज वन मोर बेनिफिट। And in the Singapore, if you have cracked NTSC, then Singapore government is giving more, you can say more preference all the students who have cracked NTSC. Also, when you prepare your CV, biodata, and you write that you are NTSC scholar, means you are national talent. It enhance, it glorify, it beautify your CV, your biodata. तो एक और फायदा है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप एनटीएससी का एग्जाम क्रैक करते हैं तो यू गेट कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस क्योंकि आपको पता है कि अगर आप क्लास में आपका फर्स्ट रैंक आता है, आप किसी एक स्कूल से बिलोंग करते हैं आपका फर्स्ट रैंक आता है, एक स्टूडेंट किसी दूसरी स्कूल से बिलोंग करता है उसका वहां फर्स्ट रैंक आता है, अगर कंपेयर किया जाए कि दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है या कौन ज्यादा मेहनती है, कौन ज्यादा लेबोरियस है, आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप एनटीएससी में आपका रैंक टॉप आता है तो आपके टैलेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। Isn't it so? Because thousands and thousands of schools are appearing in this exam. Their students are appearing in exam. So no one can question about your talent. So this is how your confidence increases drastically. It is one more benefit of NTSC. आगे अपन अगर बात करते हैं कि ऐसा कहा जाता है, आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा, पढ़ा होगा, that those who wake up early, वो सभी लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो ज्यादा जिंदगी जीते हैं। Those who wake up early live more life. आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि आप कभी दोपहर में उठे 2 बजे, तो आपको उस वक्त उठने के बाद ये लगता है कि यार मैंने दिन वेस्ट कर दिया, कॉन्फिडेंस नहीं आता आप में। और किसी दिन आप अपने घर में बाकी कोई नहीं उठा, आप सुबह 4 बजे उठ गए एंड यू हैव डन योर एक्सरसाइज एंड आफ्टर दैट यू आर स्टडिंग 4 बजे, आपको कैसी फीलिंग आती है? आपको फील आता है कि यार मैं सबसे आगे हूं, मतलब मैं इन सबको इजीली बीट कर सकता हूं आपके आसपास कॉलोनी में, बिकॉज इट गिव्स यू ए कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आप 2 बजे उठ के आते हैं तो बाकी सारे के सारे जो घर के लोग हैं आपको घूरते हैं कि अब उठ के आया है। तो लेट उठना, चाहे वो दिन हो चाहे जिंदगी हो, हमेशा हमेशा कॉन्फिडेंस को डिक्रीज करता है। मैंने हमेशा ये कहा है कि सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। तो हियर द एनटीएससी एग्जाम, जो आपके पास में एनटीएससी एग्जाम है, इट इज ए गुड चांस फॉर यू टू वेक अप अर्ली। वेक अप अर्ली का मतलब क्या है? दैट यू आर रेडी, यू हैव डिफाइंड कि मैं इस सेक्टर में जाना चाहता हूं। इट इज एन अलार्म, इट इज एन वेकअप कॉल फॉर यू कि यार मैं इस सेक्टर में जाना चाहता हूं और मैंने फिक्स कर लिया है। So by NTSC exam you can wake up early as far as your career aspiration are concerned. तो ये इसका एक और फायदा है कि आप अपनी लाइफ में बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में जल्दी ये डिफाइन कर लेते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं। इट इज डिफाइंड वेरी सून। तो मैं आपको एनटीएससी क्रैक करने के 10 से 12 रीजन दे चुका हूं। अब आपको ये सारे रीजंस नोट डाउन करने हैं और आपके लिए इसमें से सबसे इंप्रेसिव या सबसे इमोशनली आपके इमोशंस के सबसे क्लोज कौन सा रीजन है वो आपको कमेंट में लिख के बताना है कि आप किस लिए, क्या रीजन है जिसकी वजह से आप एनटीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। इसके अलावा आपको अगर इसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट है तब भी आपको कमेंट में लिख के बताना है कि हमें ये क्वेश्चन पूछना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एनटीएससी के अलावा किसी भी एग्जाम के बारे में इस टाइप का सेमिनार चाहते हैं तो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि हमें इस एग्जाम के बारे में गाइडेंस की जरूरत है।
अगर मैं एनटीएससी की बात करता हूं आगे कि इसका पैटर्न क्या है, एनटीएससी कुछ एक फैक्ट्स हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। तो अगर एनटीएससी की बात की जाए तो एनटीएससी का एग्जाम 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। देखो स्टेज 1 जो है इट इज बेसिकली एन स्टेट लेवल एग्जाम। स्टेज 2 जो है ये आपके पास में नेशनल लेवल एग्जाम है। अच्छा, एनटीएससी बेसिकली करवाता कौन है? तो एनटीएससी करवाता है एनसीईआरटी। एनटीएससी इज कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी। तो एनटीएससी के 2 स्टेज हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 इज द क्वालिफाइंग। आप स्टेज 1 जो है वो पास करके क्रैक करके आप ये नहीं कह सकते दैट यू आर एनटीएससी स्कॉलर। नो, यू आर एनटीएससी स्कॉलर आफ्टर क्रैकिंग, आफ्टर गेटिंग योर नेम इन योर फाइनल लिस्ट। सो एनटीएससी स्टेज 2 इज द नेशनल लेवल एग्जाम। अब क्या होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो पेपर पैटर्न है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, पैटर्न में डिफरेंस नहीं है, लेवल में बहुत डिफरेंस है। तो आपके पास में जो स्टेज 1 की अपन बात कर रहे हैं इसमें 2 एग्जाम हैं, एक तो एमएटी दैट इज मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा है एसएटी दैट इज स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट ये स्टेज 1 में जो होता है वो स्टेज 2 में होता है। मैट भी होगा और सेट भी होगा। अच्छा, चाहे मैट हो चाहे सेट हो, चाहे मैट हो चाहे सेट हो, चाहे मैट हो चाहे सेट हो, दोनों में 100 क्वेश्चन आते। वी हैव 100 क्वेश्चन। अगर आप मैट का एग्जाम देते हैं तो आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे दैट इज 120 मिनट्स, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो स्टेज 1 और देखो स्टेज 1 बेसिकली आपको स्टेज 2 के बारे में आइडिया देने के लिए ही लिया जा रहा है। तो जो स्टेज 1 का पैटर्न है वो ही स्टेज 2 का पैटर्न है, या अपन कह सकते हैं जो स्टेज 2 का पैटर्न है वही स्टेज 1 का पैटर्न है। ऑलराइट, सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। एकमात्र स्टेट को आप छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्टेज 1 में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। आई डोंट नो व्हाट लॉजिक और रीजन दे हैव बिहाइंड इट, बट वहां पर जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। ओनली महाराष्ट्र हैज नेगेटिव मार्किंग इन एनटीएससी स्टेज 1। अब एक बार मैं आपको बताता हूं, पहले एक बार मैं आपको सेट के बारे में बताता हूं कि सेट का मतलब क्या है। देखो एनटीएससी में जो है वो 9th और 10th दोनों का सिलेबस आता है। एनटीएससी एग्जाम जो है वो आपकी 9th और 10th दोनों की नॉलेज को चेक करने के लिए बना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर सारी बातें लिखी है, पहले मैं आपको बेनिफिट समझा रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स पैटर्न बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको मिथ्स बता रहा हूँ कि एनटीएससी में लोगों के कौन से मिथ्स हैं, और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है इसकी। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि एनटीएससी जो है उसमें 9th और 10th दोनों का सिलेबस आता है, और जो सेट है दैट इज स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपके पास में 9th और 10th के सिलेबस से एसएसटी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, चाहे स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो, स्टेज 1 में आपको एसएसटी, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, इनसे आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसमें से 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम एसएसटी, 40 क्वेश्चन ये आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स मतलब साइंस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स मतलब है साइंस, मतलब सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज से अपने पास में 40 क्वेश्चन है, 40 ही क्वेश्चन साइंस से हैं और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से हैं। मैं जब बहुत बार स्टूडेंट से बात करता हूं तो
मैं उनसे पूछता हूं कि एनटीएससी क्रैक करने के लिए क्या बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो लोगों का जवाब होता है मैथ्स, लोगों का जवाब होता है साइंस। बट मेरे हिसाब से एनटीएससी क्रैक करने के लिए आपको सोशल स्टडीज बहुत ढंग से आनी चाहिए। वो इसलिए अगर आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं और आपका जो स्टेट बोर्ड है उसका सिलेबस डिफरेंट है, तो जो स्टेज 1 होता है उसमें स्टेट बोर्ड की एसएसटी की बुक से क्वेश्चन आता है। तो एक बार ये जरूर आप चेक कर लीजिएगा कि क्या आपका स्टेट बोर्ड का सिलेबस जो है वो आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से रिजेंबल करता है कि नहीं करता है। साइंस और मैथ्स तो कॉमन ही होती है, बट एसएसटी इज स्लाइटली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि स्टेट में उस स्टेट का हिस्ट्री आपको बताया जाएगा, उसका ज्योग्राफी बताया जाएगा, उसकी पॉलिटिक्स आपको बताई जाएगी, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में सब नेशनल लेवल पर आपको समझाया जाता है। तो जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि एनटीएससी क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, तो दे से मैथ्स। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है। एनटीएससी क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज। और मैंने आपको इसी सीक्वेंस में बताया, जब आप ये पेपर देने वाले हैं तो एसएसटी के 40 क्वेश्चन है, और एग्जाम में आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है सेट के पेपर में वो एसएसटी करना है। वो इसलिए क्योंकि बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन द फैक्ट। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। तो यही सीक्वेंस आपको रखना है। सबसे पहले आप एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे, देन बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एंड फाइनली यू आर गोइंग टू सॉल्व मैथमेटिक्स। अब जहां तक मैथ की बात है, मतलब मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑलराइट, उसमें भी आपके पास में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का ही होता है, 2 घंटे मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो देखो मैथ में मैं देख रहा हूं लोग 100 में से 85 to 92 बहुत इजीली स्कोर कर रहे हैं। जो भी लोग स्टेज 1 क्वालिफाई कर रहे हैं वो 85 to 95 इजीली स्कोर कर रहे हैं। और जब स्टूडेंट अगर 90% से ऊपर किसी भी एग्जाम में स्कोर करता है, इसका मतलब ये कि उसके ज्यादातर क्वेश्चन पुराने सालों के जैसे ही आ रहे हैं। मतलब अगर आप सेट की तैयारी करने बैठेंगे तो सेट के लिए सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो करना है पुराने सालों के पेपर पर, 10 सालों के पेपर पर। क्योंकि जब एक स्टूडेंट इसमें अगर 90% ला रहा है, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस 10 ईयर से ही आ रहे हैं। तो सेट के लिए कोई आपको विशेष तैयारी की मैथ के लिए आपको कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। यू जस्ट सॉल्व प्रीवियस 10 ईयर पेपर्स, दैट इज द मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। जो सेल्सियस का स्टडी मटेरियल, जो सेल्सियस का कंटेंट है, जो हमारे पास में जो हम लोग बुक प्रोवाइड करते हैं आपको मेंटल एप्टीट्यूड के लिए, दैट इज अ परफेक्टली डिजाइन बुक एंड दैट इज प्रीटी हेल्पफुल टू क्रैक बोथ स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो आपको एक फिक्स कर लेना है कि कंटेंट में ये चीज पढ़ूंगा और इसी को मैं बार बार पढ़ूंगा, क्योंकि ये फिक्स स्ट्रेटेजी हर एग्जाम में एप्लीकेबल होती है। आप चाहे जिस भी चीज की तैयारी करने वाले हो, आपको पहले कंटेंट जो है वो फिक्स करना होता है कि यार मैं ये पढ़ूंगा और इसी को बार बार पढ़ूंगा। ये बहुत जरूरी है फिक्स होना। तो मैंने आपको बता दिया कि एनटीएससी स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, मैथ सेट दोनों में होता है, सबका पैटर्न एक जैसा है। महाराष्ट्र जो है वो नेगेटिव मार्किंग करता है, इसमें एसएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएसटी साइंस से 40 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ में आपके पास में 100 क्वेश्चन आते हैं, और पुराने 10 सालों के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। अब अगर बेसिक डेटा की बात की जाए कि यार इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो साहब वो जुलाई से अगस्त के बीच में आता है। स्कूल में एक इंचार्ज होता है एनसीईआरटी का, वो आपको बोलेगा, स्कूल आपकी हेल्प करती है एनटीएससी का फॉर्म फिल करने में। एग्जाम कब होता है? एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होता है। एनटीएससी का जो स्टेज 1 होता है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में होता है। रिजल्ट कब आता है साहब? रिजल्ट इसका फरवरी के एंड में आएगा या मार्च के फर्स्ट वीक में, फेब एंड मार्च फर्स्ट वीक। अच्छा, स्टेज 2 कब होता है? तो स्टेज 2 मई में होता है। जो इस साल का एनटीएससी का स्टेज 2 होना था वो कैंसिल हो गया है। रीजन आपको पता ही है, दैट इज अगेन कोरोना वायरस। तो इस साल जो है वो एनटीएससी का एग्जाम फिलहाल पोस्टपोन हो चुका है, स्टेज 2। उसके बारे में कोई अपडेट अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ एक बेसिक बातें थी जो मैंने आपको एनटीएससी के फैक्ट, पैटर्न और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताई है। मैं डेट्स को ज्यादा इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिलहाल कोरोना की वजह से सारे टाइम शेड्यूल ऊपर नीचे हो रखे हैं। अपन आगे बात करते हैं
दैट इज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि एनटीएससी में आपके पास 9th का सिलेबस भी आता है और 10th का भी आता है। मतलब आपको 2 सालों के कोर्स को पूरा याद रखना है और एक साथ अप्लाई करना है। तो आपके पास में 2 सालों का सिलेबस एक साथ है। सबसे बड़ी बात यह है एनटीएससी का जो आपके पास में सिलेबस है उसमें 2 सालों का सिलेबस आपके पास में एक साथ होगा। ये बहुत सोचने वाली बात है और इंपॉर्टेंट चीज है। 9th और 10th दोनों का। अच्छा 9th ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th क्लास का जो सिलेबस है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय 10th क्लास के, बिकॉज 10th इज वेरी इजी। और 10th का इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूं क्योंकि 10th बोर्ड होता है, तो ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो खुद की प्रेफरेंस के हिसाब से, क्योंकि उस वक्त बोर्ड होता है, डर होता है, एक अजीब सा माहौल होता है, तो बच्चा पढ़ लेता है 10th। तो 9th इज मोर इंपॉर्टेंट। 9th इज मोर, जहां पर बच्चा जो वीकनेस होती है बच्चे की वो 9th क्लास में ही होती है। बच्चे की जो वीक टॉपिक्स होते हैं वो बेसिकली 9th क्लास के होते हैं, जिसकी वजह से वो एनटीएससी स्टेज 1 में क्रैक जो है एनटीएससी स्टेज 1 को क्रैक नहीं कर पाता। दैट इज बिकॉज ऑफ 9th, नॉट बिकॉज ऑफ 10th क्लास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 साल का सिलेबस आपको याद रखना है, मतलब आपको 9th क्लास के और 10th क्लास के सिलेबस को समराइज करना है, समरी करके उसके नोट्स बनाना है, क्योंकि आपको कंटेंट को बहुत ज्यादा समराइज करना पड़ेगा। अगर आपका कंटेंट डिफ्यूज रहेगा, फैला हुआ रहेगा, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते अपनी तैयारी को लेकर। तो सबसे बड़ी बात यह कि 2 साल का सिलेबस है। एक 10th क्लास के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा सिलेबस होता है और उसमें आपके पास 9th क्लास का सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कंटेंट को समराइज करते हुए चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंटेंट को समराइज करते हुए चलना है। दूसरी बात, इस एग्जाम का जो पैटर्न है, इस एग्जाम का पैटर्न आपके स्कूल के एग्जाम से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि अब बोर्ड एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना चालू हो गए, लेकिन एनटीएससी में 100 के 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे? 100 क्वेश्चन आपने लिए, 2 घंटे का आपने टाइम फिक्स किया और खुद वन टाइम सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस आपको करनी होती है, वरना बात नहीं बनेगी। 1 टाइम सॉल्व करना है आपको। क्या सॉल्व करना है 1 टाइम? वो पेपर, जिस टाइप का पेपर एनटीएससी एग्जाम में आने वाला है। उसके अलावा बहुत बार स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, मेरे तो मैथ्स वाले टीचर फेवरेट है, मैथ्स वाले सर जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, साइंस वाले सर जो है वो अमेजिंग टीचर है, तो मैं साइंस ही पढ़ूंगा। नो, दिस स्ट्रेटेजी विल नॉट हेल्प टू क्रैक द एनटीएससी। तो आपका प्लानिंग फिक्स होना चाहिए कि मैं एनटीएससी क्रैक करने वाला हूं। मुझे किसी टीचर का फेवरेट स्टूडेंट बनने से फायदा नहीं है, मुझे इस सब्जेक्ट में 10 में से 10 या 20 में से 20 नंबर लाने से फायदा नहीं है। मेरा टारगेट एनटीएससी है। तो जब आपका टारगेट एनटीएससी है तो आपको सारे सब्जेक्ट बैलेंस करके चलने पड़ेंगे। अगर आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा, देखो जिंदगी में बैलेंस किसी भी चीज में बिगड़ जाए वो चीज चल नहीं सकती, वो गिर जाती है। तो बैलेंस यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपकी जितना इंपॉर्टेंट आपकी साइकिल का, आपकी मोटरसाइकिल का, आपकी कार का, आपकी जिंदगी का जरूरी है, उतना ही यहाँ सब्जेक्ट का बैलेंस बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर बुक्स की बात की जाए, देखो मार्केट में क्या होता है, स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की टेंडेंसी होती है कि एनटीएससी की तैयारी के लिए मानो वो किताब खरीदने गए तो वो ऐसी किताब ढूंढ के लाएंगे जो सबसे मोटी हो। उनको लगता है कि इतनी मोटी है, इसमें सब कुछ होगा, इससे बाहर तो क्या आएगा। उनका मानना सही है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उस किताब को स्टूडेंट एक भी बार नहीं पढ़ पाता। तो उस किताब में से सब कुछ आता है, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में से कुछ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि किताब में सब कुछ है लेकिन दिमाग में कुछ नहीं पहुंचा। तो आपको सबसे पहली बात ऐसी बुक्स चूज करनी है, ऐसा कंटेंट चूज करना है जहां पर आपके पास में बहुत लिमिटेड और असेंशियल कंटेंट हो। तो जो सेल्सियस का स्टडी मटेरियल है, हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से डिजाइंड है कि वो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के लिए एक्सेप्शनली हेल्पफुल है। अगर आप कोचिंग नहीं भी करना चाहते, आप जो है स्पेसिफिकली आप ट्रेवल करके नहीं पढ़ना चाहते, तो यू कैन परचेज और स्टडी मटेरियल
दैट इज एक्सेप्शनली बेनिफिशियल फॉर एनटीएससी। अपार्ट फ्रॉम दिस, एनटीएससी की तैयारी को लेकर हमारी क्लासेज जो हैं वो लगभग आज से स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आपका ये ड्रीम है, आपका टारगेट है कि मैं एनटीएससी स्कॉलर बनना चाहता हूं, तो यू मस्ट जॉइन अस, यू मस्ट कॉल और यू मस्ट व्हाट्सएप एट 9929864222। एट दिस नंबर यू कैन कॉन्टैक्ट एंड यू कैन जॉइन आवर कोर्स। खैर, अपन आगे चलते हैं। कंटेंट समराइजेशन, ये बात मैं आपको पहले कह चुका हूं कि एनटीएससी में 2 साल का सिलेबस आता है, 9th का भी और 10th का भी। तो आपके पास में अगर बहुत सारे रजिस्टर कॉपियां भरी हुई पड़ी रहेगी, बहुत सारी किताबें, आपने अपने घर में लाइब्रेरी बना ली, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके घर में लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए, आपके घर में रजिस्टर के भंडार नहीं होने चाहिए। आपका कंटेंट 1 से 2 कॉपी में, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, 1 से 2 कॉपी में पूरा समराइज्ड होना चाहिए, ताकि आप अगर जैसे मान लीजिए आपका मैट का एग्जाम हो गया, आपका सेट का एग्जाम है, तो 2 घंटे के गैप में भी आप पूरा सेट रिवाइज कर लें, पूरी 9th और 10th आप रिवाइज कर लें। इस तरीके से आपके पास में कंटेंट समराइज होना चाहिए। नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और समराइज्ड ऐसे नहीं अंधाधुन कुछ भी नोट कर लिया, नहीं, बहुत लिमिटेड कीवर्ड्स के साथ में आपका कंटेंट समराइजेशन होना चाहिए। तो ये बेसिक स्ट्रेटेजी है एनटीएससी को क्रैक करने की। और फाइनली मैं आ रहा हूं, लास्ट पॉइंट है इस सेमिनार का, दैट इज मिथ्स। लोग एनटीएससी की तैयारी क्यों नहीं करना चाहते, उसके पीछे क्या क्या मिथ्स हैं, उनके बारे में मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहली बात, पहला जो मिथ है वो ये कि एनटीएससी की तैयारी करने से साहब हमारा बोर्ड का रिजल्ट बेकार हो जाएगा। ये बात पेरेंट्स को भी लगता है कि साहब एनटीएससी की तैयारी करेगा, बोर्ड का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। एनटीएससी की तैयारी में वही सिलेबस आपको पढ़ना होता है जो बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो जब दोनों के रास्ते एक जैसे हैं तो आप मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको एक ही रास्ते से जाना है, आपको रोड चेंज नहीं करनी है, रास्ता वही है। तो ये बहुत गलत बात है अगर आप एनटीएससी की तैयारी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना है। हाँ, ये बात है कि बोर्ड में आपके पास सब्जेक्टिव होता है पैटर्न, यहां पर थोड़ा ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, बट आजकल तो बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं। तो नाउ डेज अगर आज के 5 साल पहले आप मेरे से पूछते, या 2 साल पहले पूछते, या पिछले साल पूछते, तो कहीं ना कहीं 5-7% रोल होता, लेकिन अब तो 0% रोल है। आपका बोर्ड का रिजल्ट एनटीएससी की तैयारी की वजह से कभी खराब नहीं हो सकता, बिकॉज दे हैव सेम रोड्स, सिलेबस सेम है, रास्ता वही है, और एग्जाम का पैटर्न भी लगभग मैच करने लग गया है। दूसरा, इसी का आप बोल सकते हैं सब्सिडरी क्वेश्चन है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो स्कूल की परीक्षा में मदद नहीं करती। बिल्कुल सही बात है, स्कूल के एग्जाम में थोड़ा सब्जेक्टिव पैटर्न चलता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं। तो अगर आप स्कूल में 9th क्लास में भी होंगे तो 9th क्लास के टीचर आपको बोर्ड वाली फीलिंग देने के लिए 9th क्लास में ही अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में डालना चालू करेंगे। तो अगर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालना चालू कर रहे हैं, तो अगर मैं ये कहूं कि आप ये कहें कि पेरेंट्स ये कहें कि इसकी वजह से स्कूल के एग्जाम में हेल्प नहीं मिलेगी, तो अब ये बात गलत हो जाएगी, बिकॉज पैटर्न इज चेंजिंग। बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है। अगर कोई सा स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जबरदस्त है, एमसीक्यू क्वेश्चन में परफॉर्मेंस जबरदस्त है, मतलब उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तुक्के से काम नहीं चलता है इसमें। ही हैज और शी हैज ए ग्रेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड, एनटीएससी इज वेरी टफ एग्जाम। मतलब 9th और 10th क्लास में बच्चा तैयारी क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसने ये कहा है कि एनटीएससी इज टफ एग्जाम। तो तैयारी नहीं करेंगे तो टफ है ही, और सही ढंग से तैयारी नहीं करेंगे तो भी टफ है। अगर सही टीचर्स के साथ तैयारी नहीं करेंगे तो भी टफ है। प्रॉपर ओरिएंटेशन और एक कमजोर वाई के साथ में तैयारी करेंगे तो भी टफ है।
एग्जाम तैयारी करने का पता ही नहीं होगा कि तैयारी कैसे करते हैं तो भी टफ है। तो टफ तभी तक है जब आपको इन सब बातों के जवाब ना मालूम हो। इस सेमिनार को देखने के बाद मेरे हिसाब से एग्जाम आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए। तो टफ तभी तक है जब तक आपको आइडिया नहीं है। एवरीथिंग इज टफ इफ यू डोंट नो अबाउट दिस, इफ यू डोंट हैव नॉलेज। एवरीथिंग बिकम्स very very simplified if you have knowledge about this. So NTS is not tough. NTS is tough if you are not interested to prepare. NTS is tough if you are not preparing and still want to appear in exam, then NTS is tough. But at the end NTS is very easy exam if you know the strategy and you know your strong why. चौथा पॉइंट है कि NTSC सिर्फ नीट और IIT में ही हेल्प करता है। अगर हम किसी दूसरी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं 10वीं के बाद में तो उसकी तैयारी करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आपको सिग्निफिकेंस यहाँ फील हो रहा होगा। SST के 40 क्वेश्चन है, मेंटल एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन है, साइंस और मैथ्स जो IIT और नीट में आती है उसका रोल यहाँ कितना कम है आप देख सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर में आपका बच्चा या अगर आप स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, आप अगर CA बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, NTSC हर एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेगा। इससे हर एग्जाम में आपको मदद मिलने वाली है। ये कहना बहुत गलत है कि NTSC में तो सिर्फ IIT और नीट की तैयारी करने वाले लोगों को ही NTSC की तैयारी करनी चाहिए। ये सोच बिल्कुल गलत है। तो NTSC आपकी लाइफ में आपको हर एग्जाम में आपकी मदद करेगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि NTSC स्टेज 2 में SST के सोशल स्टडीज के वैसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे कि IAS में आते हैं। तो NTSC इज गोइंग टू हेल्प यू एट एवरी पॉइंट ऑफ योर लाइफ, इन एवरी एग्जाम, इन एवरी स्ट्रीम। So there are thousands and thousands. After this seminar, you have 1,000 reasons to prepare for NTSC, not a single reason. But मैंने आपको कहा था जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग वाई है वो एक बार आप कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए नीचे अभी इसी वक्त। और अगर आपको किसी टाइप का कोई डाउट है, कोई सा क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी, किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप 9929864222 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको किसी भी एग्जाम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम इस एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।